जय हिंद। आज शुरुआत करेंगे एक ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक की जहां से काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। जल संरक्षण, काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए और पूछे भी जा रहे हैं हर एग्जाम में। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विश्व जल दिवस, यानी आज हम जल संरक्षण पढ़ेंगे। तो जल से संबंधित सारे के सारे प्रश्न आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो उठा लीजिए अपनी नोटबुक और नोट डाउन शुरू। सबसे पहले पूछेगा विश्व जल दिवस 22 मार्च, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और इसकी थीम भी पूछ लेगा कि 2020 और 2021 दोनों की थीम भी बहुत ज़रूरी है। तो 2021 की थीम महत्वपूर्ण हो रही है क्योंकि वैल्यूइंग वाटर, और 2020 वाटर एंड क्लाइमेट चेंज, बहुत आर इम्पोर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा। अब ये भी पूछेगा कि इसकी शुरुआत कब की गई विश्व जल दिवस की। तो हम इसके हर एक पॉइंट को नोट करते चलेंगे और साथ ही साथ इसका जो भी व्याख्यान आसपास का है सारे ही हम इसमें रखेंगे। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं है, लेकिन जल संरक्षण, जल से संबंधित जो भी सम्मेलन वगैरह सब कुछ मैं वीडियो में ख़त्म कर देता हूँ। 1992 में एक सम्मेलन हुआ, रियो डी जेनेरियो में एक बैठक हुई। किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण विकास सम्मेलन के द्वारा। उसमें क्या कहा गया है कि 1993 को, यानी 22 मार्च 1993 को पहला विश्व जल दिवस मनाया गया, जिसे 2003 में, देखो ये लिखा हुआ, मैंने कम लिखा है लेकिन आपको ज़्यादा समझा देता हूँ। 2003 में क्या किया गया कि 2003 में UN वाटर नामक एक कार्यक्रम चलाया गया। उसमें भी यही था कि जल को स्वच्छ कैसे रखें, उसकी सफाई वगैरह, इन सब मुद्दों पर कार्य किया जाता है। अब यहाँ से ये महत्वपूर्ण हो जाता है और एग्ज़ाम में पूछा गया है। यह आया था 2016 के एग्ज़ाम में, MPPS प्री। तो उसमें पूछा गया कि भारत का जल पुरुष किसे कहा जाता है? तो राजेंद्र सिंह। और इनका एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इनका 2001 में लिख लीजिए यहाँ पर, 2001 में इनको रैमन मैग्सेसे पुरस्कार और 2015 में स्कॉटहोम प्राइज़, दोनों के दोनों महत्वपूर्ण हैं, इनको छाप लीजिएगा। राजेंद्र सिंह ये क्या है? तरुण भारत संघ है एक, और उसके गैर सरकारी संगठन के चेयरमैन है। वो उस गैर सरकारी संगठन है, उसके चेयरमैन इस समय हैं। तो ये महत्वपूर्ण है आपके लिए। अब शुरुआत करते हैं कि देखो यहाँ से और महत्वपूर्ण है कि जल प्रदूषण तथा निवारण तथा नियंत्रण, ये अधिनियम कब पारित हुआ? 1974 में अधिनियम, और 1988 में संशोधित किया गया। दोनों महत्वपूर्ण है, बस ये याद रखिएगा कि जल से संबंधित दो ही महत्वपूर्ण है। एक तो जल प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन 1977 और 74, दोनों की दोनों महत्वपूर्ण है। अब ये तो और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा, राष्ट्रीय जल मिशन। वो कैसे? देखो ये जो एक्ट था दूसरा वाला, इसको मैं बता दूं, यहाँ से क्वेश्चन ऐसा पूछ सकता है थोड़ा अलग तरीके से। वो पूछेगा वर्ष 2017-16 में पूछ लेगा कि जल प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट क्या संपूर्ण भारत में लागू था? ये याद रखिएगा, नहीं था। क्यों? बिकॉज ऑफ जम्मू कश्मीर। अब आप समझ ही गए होंगे, 31 दिसंबर 2019 को पूरे भारत में ये कर दिया गया। तो ये चीज़ आपको माइंड में रखनी है, बहुत ही क्वेश्चनों पे लागू होगा, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अब नेशनल राष्ट्रीय जल मिशन 30 जून 2008, बहुत महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा। 30 जून 2008 NAPCC मतलब नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, ये आरंभ किया गया और राष्ट्रीय जल मिशन इसी का एक कार्य योजना थी। इसका एक भाग कह सकते हैं, जो क्या करेगा, कोई जल संरक्षण, उसका जल के अपव्यय को कम से कम करेगा। और इसके और लक्ष्य हैं, 5-6 लक्ष्य, इन्होंने 5 लक्ष्य बताए थे इन्होंने। वही जैसे पब्लिक डोमेन में व्यापक जल का आंकड़ाधार है ना, और जल उपयोगिता, ये सब सारी चीज़ें इसमें हैं, ये कुछ खास नहीं है। इसके उपरांत यहाँ देखते हैं कि राष्ट्रीय जल मिशन हो गया। अब पेयजल को जीवाणु रहित बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्लोरीन और ब्लीचिंग पाउडर। क्लोरीन और ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है किसको? पेयजल, पीने के जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए। और साथ ही साथ पराबैंगनी किरणों को भी नोट कर लीजिए, पराबैंगनी किरणों के द्वारा भी जल का शोधन किया जाता है, बहुत महत्वपूर्ण है। और एक यहाँ नोट कर लीजिएगा, चलो आपको अलग से बता देता हूँ। महत्वपूर्ण ये है कि जो पराबैंगनी किरणें होती हैं, पराबैंगनी विकिरण होती हैं, तो उनसे जो जल का शोधन किया जाता है, इसको लिख लीजिए कि, तो इसमें जो महत्वपूर्ण है वो ये है
कि जब इसको पेयजल बनाने के लिए पराबैंगनी विकिरण का प्रयोग किया जाता है तो उसमें बिना किसी रसायन के यानी क्लोरीन वगैरह का प्रयोग न करके इन किरणों से जल के स्वाद, महक और रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ये थोड़ा अलग चीज़ है पराबैंगनी से कैसे होता है। चलिए, ये आपका टॉपिक यहाँ तक कंप्लीट होता है। अब चलते हैं आगे। ये हो गया जीवाणु रहित। अब नेक्स्ट है इसके बाद केंद्रीय भूमि जल प्राधिकरण। तो एक आंकड़ा है, सिर्फ आंकड़ा है, इसको आपको माइंड में नहीं रखना। 2017 का इतने विकासखंड 6881 में लगभग 1186 जो संकटपूर्ण वर्गीकृत हैं, जो विकासखंड होते हैं भूमि जल प्राधिकरण को लेकर। और ये भी महत्वपूर्ण है कि भारत में कृषि सिंचाई में भूजल का सहयोग कितने परसेंट है, 62%। तो देख सकते हैं जल का सहयोग, भूजल का सहयोग कितना है। अब कुछ समय बाद 2001 में कि अब स्वच्छ जल की बात करें तो स्वच्छ जल आप सभी जानते हैं कैसे प्राप्त है, भूजल कैसे होता है, भूमिगत जल। तो राष्ट्रीय झील संरक्षण, झीलों का संरक्षण भी जल को संरक्षण के लिए किया गया है 2001 में, याद रखिए राष्ट्रीय झील संरक्षण। और 31 दिसंबर 2009 तक 8 साल बाद लगभग 14 राज्यों में 58 झील, जिसमें भीमताल, ऊटी भी शामिल हैं। ये थोड़ा सा अलग है। और झीलों का और बता देता हूँ आपको। जब झील का टॉपिक आ ही गया तो आप देख लीजिए कि कौन सी झील कहाँ है, और बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा ये टॉपिक यहाँ से। वो कैसे? तो सबसे पहले डल झील श्रीनगर, चन्ना पटना झील, देखो याद रखिए चन्ना पटना, पटना में मत मारिएगा, हासन कर्नाटक में है, और बेल्लादूर बंगलुरु यानी कर्नाटक में है दोनों। सागर रानी तालाब शिवपुरी मध्य प्रदेश, देखो शिवपुरी है ना, थोड़ा नाम से भी आप लगा सकते हैं, लेकिन पटना वाला अलग था इसलिए मैंने उसको बता दिया। पुष्कर झील अजमेर, मेन बता दूँ आपको, ऊटी तमिलनाडु, और भीमताल नैनीताल है ना, सब उत्तराखंड। मानसी गंगा, इनको लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा यहाँ पर। मानसी गंगा यूपी की होगी, रामगढ़ और लक्ष्मी ये सब यूपी के हैं। और बिंदु सागर उड़ीसा, बहुत महत्वपूर्ण है। और मोती झील बिहार, सारी की सारी अच्छी हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इनको 2013 में, फरवरी 2013 में राष्ट्रीय जलीय पारिस्थितिकी तंत्र संरक्षण योजना NLCP, NLCP क्या है? NLCP नेशनल लेक है ना। तो ये थोड़ा महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि इनका संरक्षण है वो किसके द्वारा किया जा रहा है? NLCP नेशनल लेक कंजर्वेशन प्लान, ठीक है। तो इसके तहत चुनी गई जो क्षेत्र में 4 झीलें वो महत्वपूर्ण मैंने अलग से लिख दी हैं, भोज मध्य प्रदेश, सुखना चंडीगढ़, और पिछोला बिंदु सागर, ये मैं आपको बता चुका नीचे, ठीक है, यानी थोड़ा पहले। तो ये झील का यहाँ टॉपिक कंप्लीट होता है। और ये दिखा है यहाँ से कैसे अशुद्ध जल होता है और उसे किस तरह आप यहाँ पढ़ लीजिएगा, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा कि किस तरह उसको पानी की बोतलों में पैकिंग करते हैं। ये स्क्रीनशॉट वीडियो रोककर आप ले सकते हैं। अब आता है हम स्वच्छ गंगा के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक पे। अब मैं आपको शुरुआत से बिल्कुल बता दूंगा कि गंगा की स्वच्छता को लेकर क्या क्या प्रयास किए गए। सबसे पहले 1985 यानी भारत की महत्वपूर्ण नदी है गंगा, और सबसे पहले इसकी स्थापना 1985 उस समय सरकार थी किसकी? राजीव गांधी, उनके द्वारा गठन, और वर्तमान में इसको NRCA नेशनल राष्ट्रीय नदी संरक्षण प्राधिकरण के नाम से जाना जाता है। अब इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। अब ये देखो सबसे टॉपिक यहाँ स्टार्ट कर देते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि 4 नवंबर 2008 को केंद्र सरकार ने गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित। 20 फरवरी 2009 को उस समय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह राष्ट्रीय गंगा नदी तलहटी प्राधिकरण का गठन कर दिया। फिर 22 जुलाई 2016 को गंगा की गाद हटाने के लिए एक समिति थी, माधव चिताले, याद रखिएगा, समिति की अध्यक्षता, मतलब ये माधव चिताले की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई। और उस समय उसके उपरांत या 2 साल पहले आज के 2014 में नमामि गंगे शुरू होता है। नाम तो सुना होगा आपने, नमामि गंगे। 2014 2037 करोड़, इसमें आप देख सकते हैं कितने करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया था। साथ ही साथ अब इसका कुछ प्लान है, यहाँ से इतना महत्वपूर्ण नहीं है, आप इसको सीधा कि कार्य योजना प्रथम 1985 में, यमुना 1993 से 2003 तक,
और यमुना के 3 प्लान है, नॉर्मल देख लीजिए इनको, 1993 से 2016 थर्ड वाली। और वर्तमान मैली से निर्मल पुनरुद्धार योजना 2017 से यमुना में चलाई जा रही है। और गंगा नदी डाल्फिन संरक्षण 1997, ठीक है। और 5 अक्टूबर 2009 को इसको राष्ट्रीय जलीय जीव, इसका नाम है प्लास्टेनिस्टा गैंगेटिका। तो ये महत्वपूर्ण टॉपिक सारे कंप्लीट होते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।